आइए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के पाठ्यक्रम से सोशल साइंस में शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को 5 विषय पढ़ने हैं। ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। पूरा पैटर्न, जो परीक्षा का पैटर्न है वो आप जानते होंगे, पता होगा आपको। पिछले साल के प्रश्न पत्र देख करके आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एसएसटी में अच्छा मार्क्स करने के लिए ये आवश्यक है कि आप परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर एकदम टू द पॉइंट देने का प्रयास करें। इससे आपकी मार्किंग अच्छी होगी। पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि जिन बच्चों की लिखावट अच्छी है, उनकी एक्सप्रेशन अच्छी है, वे प्रश्नों का उत्तर बड़े प्रभावकारी तरीके से लिख पाने में सक्षम हैं, उनका मार्क्स अच्छा आया है। इसमें कोई शक नहीं है। पिछले एग्ज़ाम में कई ऐसे बच्चे थे जिनका सामाजिक विज्ञान में मार्क्स जो था वह 95, 96 के आसपास था। यह तभी संभव है जब आप प्रश्नों का उत्तर टू द पॉइंट देते हैं और जो टॉपिक हैं उनके संबंध में कंसेप्ट क्लियर हो। ये तभी हो सकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि आपका जो टेक्स्ट बुक है आप उसको बारीकी से पढ़ें और एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करें। उसके अलावा आप लिखने की क्षमता का विकास करें। आप जो जानते हैं, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है, उसको आप कैसे आकर्षक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सब बातें यह निश्चित करेंगी कि आपका मार्क्स कैसा आएगा। तो अभी काफ़ी डिस्टर्ब हैं आप, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, तो हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प आपको हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। SCRT का बुक है जो आपका बिहार सरकार का जो हाई स्कूलों में लागू है, उसी बुक से हम लोग तैयारी करेंगे। इकोनॉमिक्स में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में कई दफ़ा अर्थव्यवस्था शब्द को सुनते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत व्यापक है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। इन कार्यों को हम अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक क्रिया कहते हैं।
ये आर्थिक क्रिया है। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रिया करता है और आर्थिक क्रिया करने के उपरांत व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। यानी वह हर एक कार्य जिसको करने से आय की प्राप्ति होती है वह आर्थिक क्रिया है। जैसे किसान खेत में काम कर रहा है तो वह उसकी आर्थिक क्रिया है। दुकानदार अपने दुकान में काम कर रहा है वह उसकी आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर की अपनी आर्थिक क्रिया है। शिक्षक की अपनी आर्थिक क्रिया है, पढ़ाना। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग व्यवसायों में लगे हुए लोग जो कार्य कर रहे हैं वह उनकी आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों है? क्योंकि उनसे, उन क्रियाओं से, उन कार्यों से उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनको आय की प्राप्ति होती है। जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है वह कार्य उस व्यक्ति के लिए आर्थिक क्रिया है। अर्थव्यवस्था जो है वह समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग, मानव, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है। हम लोगों को इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अक्सर आप पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्रों में या नेताओं के भाषणों में विकास की बात सुनते होंगे। किस विकास की बात कर रहे हैं? हम कैसे जानेंगे कि अभी 2020 है तो 1990 के बाद या 2010 से या 2001-2 की ईस्वी के बाद पिछले 10 साल, 20 साल या 30 सालों में आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हम कैसे मापेंगे? तो हम लोग इस अध्याय में ये सब भी जानेंगे। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था जो है वह आर्थिक क्रियाओं का योग है जिसके अंदर कोई राष्ट्र, किसी राष्ट्र के लोग यानी पूरा राष्ट्र अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। यह सारी क्रियाएं जो हैं वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही संपन्न होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग इसमें जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वह कराते हैं और आप ध्यान रखेंगे लिखने के क्रम में आप भाषाई गलतियां नहीं करेंगे। यानी कि आप चूँकि हिंदी माध्यम से परीक्षाएं देना है आपको, तो आप मात्राई गलती नहीं करेंगे, इसका ध्यान रहे। और जहाँ भी दिक्कत हो आप अपना टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना। आप क्या समझते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान रहे, अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ हुआ कि हम लोग
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, क्या सभी आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एक समान है? नहीं है। सबकी प्रकृति एक समान नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपन्न होने वाले कार्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, ये जानने के पहले हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या अर्थ है। आप नोट करते जाएंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को निम्नांकित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को निम्नांकित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि एवं उससे संबंधित जो कार्य हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे हम कि इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं।
इसके अंतर्गत कृषि वानिकी कृषि वानिकी पशुपालन मत्स्य पालन आदि कार्य आते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो भी कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए कार्य हैं वे सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे विभिन्न प्राथमिक उत्पादों से दूसरी वस्तुओं का निर्माण करना यानी उत्पादन करना, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण, विद्युत उत्पादन, एवं अन्य प्रकार के कच्चे माल से वस्तुएं तैयार करने के कार्य आदि आते हैं। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, परिवहन, संचार आदि कार्य आते हैं। देखिए, ये स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं उसमें कौन सा कार्य किस क्षेत्र में आएगा, कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, कौन सा कार्य द्वितीयक क्षेत्र में आएगा और कौन सा कार्य तृतीयक क्षेत्र में आएगा।
आप समझ सकते हैं। ये सवाल था, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल जो है वो आपको 4 नंबर के लिए आएंगे। तो अगर आप इतना लिखेंगे, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर में आपको 4 अंक बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप पूरे लगन के साथ आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। आप समझ गए हैं? चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आर्थिक विकास। समावेशी विकास। राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट। उपनिवेश। हम इन शब्दों पर चर्चा करेंगे। आप अगर इन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो आगे जो हम बताने वाले हैं इसके बाद वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर दिक्कत होंगी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं ज़रूर लिखेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने शुरुआत में कहा था कि हम लोग अक्सर विकास शब्द को सुनते हैं, मगर कैसे जान पाएंगे कि हाँ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में हम आर्थिक विकास को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी राष्ट्र के अंदर आय बढ़ रही है, आर्थिक क्रियाओं को करने के फलस्वरूप आय में वृद्धि हो रही है, तो हम कहें कि विकास हो रहा है। अगर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, पिछले साल की तुलना में इस साल वृद्धि हुई, इस साल की तुलना में अगले साल वृद्धि हुई, तो हम इस परिवर्तन को हम आर्थिक विकास कहेंगे। अगर वह वृद्धि जितना अधिक है तो उस राष्ट्र का विकास उतना अधिक कहलाएगा। दूसरा है समावेशी विकास। अक्सर आप अखबारों में, टीवी चैनलों में या किसी को कहते हुए सुनते होंगे कि अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है और गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा है। ये जो शब्द है, ये जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पद है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसका अर्थ है कि जो विकास की प्रक्रिया है उससे समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे। यानी विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के सभी लोगों को बराबर से मिले, कोई इसके लाभ से वंचित नहीं हो, तो हम उसे समावेशी विकास कहेंगे। यानी अपना विकास करने का अवसर सबको मिले। अपना विकास कैसा? अपना आर्थिक विकास, अपना बौद्धिक, अपना सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पर समावेशी विकास का अर्थ हुआ कि अपना आर्थिक विकास करने का अवसर सबको मिले और जो विकास की प्रक्रिया है उससे समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना रहे। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम समावेशी विकास कहेंगे। आगे है राष्ट्रीय आय। किसी राष्ट्र के अंदर पूरे एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के
मौद्रिक मूल्य के योग को, मौद्रिक मूल्य का मतलब हुआ उस देश की मुद्रा में, मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहेंगे। पूरे एक वर्ष में किसी देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह भी विकास का एक माध्यम है, एक पैमाना है। अगर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह विकसित देश है, और अगर जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है तो उसको हम कहते हैं कि यह विकासशील देश है या अविकसित देश है। आगे है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश में जो उस देश का राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वह राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या का अनुपात है। यह प्रति व्यक्ति आय विकास का सबसे अच्छा सूचक माना गया है, सबसे अच्छा सूचकांक माना गया है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जैसे राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हुई और इसको हम मान लें कि नहीं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई तो वाकई में राष्ट्र का विकास हुआ है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई उससे अधिक अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो गई, तो क्या इसे हम विकास कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसका वास्तविक आंकड़ा हमें कहाँ से मिलता है? इसका वास्तविक आंकड़ा मिलता है हमें प्रति व्यक्ति आय से। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई तो स्वाभाविक सी बात है, समय बीतने के साथ जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, लेकिन अगर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दिख रही है तो हम कहेंगे इसे कि नहीं, राष्ट्र का विकास हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। इसे आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक माना गया है, सबसे उचित इंडेक्स कहा गया है इसको, पारदर्शी है ये। आगे है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जो है इसका आकलन कई आधारों पर होता है। सिर्फ आय का बढ़ना विकास नहीं है, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय का या राष्ट्रीय आय का बढ़ना विकास नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट किसी राष्ट्र के अंदर लोगों के आर्थिक विकास यानी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर, जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के रहन सहन की क्या स्तर है, इस आधार पर भी लोगों का आकलन करता है। और वह रिपोर्ट तैयार की जाती है कि विभिन्न पहलुओं के आधार पर आय के बढ़ने के साथ साथ शिक्षा का विकास, सामाजिक विकास और जीवन स्तर में सुधार अगर हो रहा है तो हम इसे कहें कि हाँ, विकास हो रहा है। सिर्फ आय का बढ़ना विकास नहीं है। एक शब्द आया था इस चैप्टर में है, आप SCERT का बुक लेसन 1 पढ़ेंगे, उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। एक शब्द है उपनिवेश। एक्चुअली यह शब्द जो है वह इतिहास से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसीलिए हम लोग इसके बारे में यहाँ भी जानेंगे, और जब इतिहास पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ भी इसकी चर्चा होगी। उपनिवेश क्या है? जैसे 1947 के पहले अपना देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। गुलाम था मतलब उपनिवेश था। उपनिवेश कहते किसे हैं? जब कोई बड़ा
और शक्तिशाली देश किसी दूसरे छोटे कमज़ोर देश पर अपना राजनीतिक और आर्थिक अधिकार स्थापित कर लेता है, और जिस देश पर राजनीतिक और आर्थिक अधिकार स्थापित किए जाते हैं उसके सभी संसाधनों पर उस बड़े देश का नियंत्रण हो जाता है, वही उसका नियंत्रक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह जो छोटा देश है, यानी जिस पर अधिकार स्थापित किया गया है, वह देश उस बड़े देश का उपनिवेश कहलाएगा, उपनिवेश या कॉलोनी कहलाएगा। इसी सिद्धांत को उपनिवेशवाद भी कहते हैं या कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और फिर एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वह है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर होने वाला है। अभी आपको पता होगा कि आपका जो पैटर्न है, हम कभी किसी दिन बताएंगे अगले वीडियो में कि आपके परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस विषय से, मैं सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, किस विषय से किस पोर्शन से कितने प्रश्न आएंगे, मैं एक दिन बताऊँगा आपको। अभी देखिए आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। डेवलपमेंट और ग्रोथ, ऐसे समानतः इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए करते हैं, एक दूसरे के पूरक शब्द हैं ये, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इधर कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों शब्दों में अंतर को रेखांकित किया है। ये अंतर क्या है। जैसे हम लोग आर्थिक विकास की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं। हम लोग जान चुके हैं अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं इसके अंतर्गत। उनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इन विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इनके फलस्वरूप विकास होता है, आय में वृद्धि होती है। तो अगर यह आय में वृद्धि किसी छोटे राष्ट्र में हो रहा है, छोटा कहने का अर्थ हुआ अर्थव्यवस्था के हिसाब से छोटा, मतलब जो गरीब राष्ट्र हैं, जो अविकसित राष्ट्र हैं, तो अविकसित या छोटे या गरीब राष्ट्रों में आय का बढ़ना आर्थिक विकास कहलाता है। जबकि जो बड़े राष्ट्र हैं, जो धनी राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ आय का बढ़ना आर्थिक वृद्धि कहलाता है। ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में दोनों शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। फिर भी हम अर्थशास्त्र में अब इधर कुछ वर्षों में इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग करके इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आइए इसको नोट करते हैं।
आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लंबी अवधि में किसी राष्ट्र की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह आर्थिक विकास नियोजन के कारण होता है। नियोजन का अर्थ है प्लानिंग। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन का परिणाम है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लंबी अवधि में किसी राष्ट्र की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह आर्थिक विकास नियोजन के कारण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन का परिणाम है। इसमें दोनों पदों में क्या अंतर है इसको हम लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएं क्या करना है। सामान्यतः पारा आप चेंज करेंगे फिर लिखेंगे आगे। सामान्यतः शाब्दिक अर्थ में विकास और वृद्धि शब्द में कोई अंतर नहीं है। परंतु अर्थशास्त्र में दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। अर्थशास्त्र में वृद्धि शब्द का प्रयोग
आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया जाता है, जबकि विकास डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग अविकसित देशों के लिए किया जाता है। अर्थात धनी देशों में आय का बढ़ता स्तर वृद्धि का सूचक है। जबकि गरीब देशों में आय का बढ़ता स्तर विकास का सूचक है। आज इतना ही। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी देश के आर्थिक विकास के सूचक कौन कौन से हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित, उसके अलावा आर्थिक नियोजन, और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन और उसके कारण। तो इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे अपने टेक्स्ट बुक में, और इसके आय की बातें अगले क्लास में। तब तक आप स्वाध्याय पे ध्यान दीजिए और समय का सदुपयोग करिए, आपके लिए बेहतर है। धन्यवाद।